हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, नर्सिंग प्रोफेशन से, उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो जो भी बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर, जिससे जो भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं वो आपको उसी समय आपको मिल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस किया था, रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, किस तरह की प्रोसेस होती है, कौन सा इंटरनल रेस्पिरेशन है, कौन सा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, कहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, कहाँ पे डिफ्यूजन होता है, कहाँ पर परफ्यूजन होता है, और उस डिफ्यूजन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, वो हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा था। अब हम डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम लास्ट वीडियोस के अंदर अपन देखा था कि ऑक्सीजन और CO2 के जो प्रेशर ग्रेडियंट हैं उसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो अब बात करते हैं कि डाउट ये हो जाता है कि इंस्पायर्ड जो एयर होती है, इंस्पायर्ड एयर जो होती है उसके अंदर जो भी गैसेस होती है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है। तो मेनली अपन यहां बात करते हैं कि एक तो होती है नाइट्रोजन 78%, ठीक है। एक होती है ऑक्सीजन, वो होती है 21%। एक होती है CO2, वो होती है 0.04%। ये है अपने इंस्पायर्ड एयर, और इसको अपन एनवायरमेंटल एयर भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक अपन इसको इनहेल नहीं कर लेते, जब तक अपने बॉडी के अंदर ये एयर नहीं आती है, तब तक ये एनवायरमेंटल एयर के रूप में ही रहती है। क्लियर। तो अब बात करते हैं यहां पे। तो जैसे ही अपन इनहेल करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो यहां पे क्या लंग्स है, ठीक है, और एल्वियोलाई, ठीक है। यहां पे क्या होता है, आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है। और जब ये गैसेस का एक्सचेंज होता है और उसके बाद में वापस जो एयर आती है वो क्या होती है, आपकी एक्सपायर्ड एयर, इनहेल और एक्सहेल्ड एयर। जब ये एक्सपायर्ड एयर होती है तो जो अपन गैस बाहर निकालते हैं उस समय जो गैसेस होती है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, तो उसके अंदर बात करते हैं। तो जो नाइट्रोजन होती है वो 78% ही रहती है, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है। और जो ऑक्सीजन होती है उसकी जो गैसेस हो जाती है कितनी रहती है, 16%, ठीक है। और जो CO2 होती है वो हो जाती है 4 to 5%। क्लियर। तो ये क्या होता है, इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर के अंदर डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यहां पे जो जितनी ऑक्सीजन यहां पे यूटिलाइज होती है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकलती है। तो इस तरीके से भी क्या हो सकते हैं, आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इंस्पायर्ड एयर के अंदर कौन सी गैसेस का कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक्सपायर्ड एयर के अंदर कौन सी गैस का और कौन सी गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो इंस्पायर्ड एयर है उसके अंदर किस गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्लियर। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ following gas has present in highest concentration। ठीक है। आपके ऑप्शन है A, B, C, इन एक्सपायर्ड। ठीक है। कि मींस जब हम एक्सपायर्ड करते हैं, गैसेस को बाहर निकालते हैं, उस समय कौन सी गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो अपने पास 3 ऑप्शंस है। इन 3 ऑप्शंस में जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा आपके, देखिए इसमें अपन लास्ट में देखा था कि नाइट्रोजन होता है उसके अंदर 78 होता है, ऑक्सीजन 16 और CO2 4 to 5%। तो यहां पे कौन सा होगा, राइट आंसर इज ऑक्सीजन। क्यों होगा, इसका रीजन
ठीक है, क्योंकि ये NO है, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और जो नाइट्रोजन होता है वो होता है N2। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि छोटे छोटे क्वेश्चन किस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को कंप्लीट पढ़ना है। क्लियर। अब चलते हैं आगे, वेरी इंपॉर्टेंट है और सबको याद भी रहता है, और एग्जाम में अंदर क्वेश्चंस आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड एग्जाम हो, उसमें भी क्वेश्चन आता है, और वो किसी का भी गलत नहीं होता है, और वो हमेशा याद रहता है। वो जो वर्ड है वो है यूपनिया। यूपनिया, तो यूपनिया का अपन क्या कहते हैं? नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन इज यूपनिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चंस में आता है। एम्स जोधपुर में भी आया है, आरआरबी में भी आता है, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है उसे हम क्या कहते हैं? यूपनिया कहते हैं। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो जो अपना नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, हो गया। अब आती है रेस्पिरेशन रेट। तो रेस्पिरेशन रेट का मतलब क्या होता है? ब्रीथ पर मिनट। ब्रीथ पर मिनट इज कॉल्ड एज ब्रीथ। मींस 1 मिनट के अंदर अपन कितनी ब्रीथ लेते हैं। मींस ब्रीथ का मतलब होता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। 1 इंस्पिरेशन एंड 1 एक्सपिरेशन इज कॉल्ड 1 ब्रीथ। तो उतनी अपने कितने 1 मिनट के अंदर कितनी ब्रीथ होती है उसे अपन कहते हैं रेस्पिरेशन रेट। मींस in 1 minute how many breaths are there, means inspiration plus expiration। inspiration and expiration। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रीथ कहते हैं। और कितनी ब्रीथ 1 मिनट में होती है, मीन्स कितने इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन 1 मिनट में होते हैं उसे अपन कहते हैं रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। और रेस्पिरेशन रेट के साथ में अपन एक छोटा सा कंक्लूजन क्लियर करते हैं। जो नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो होती है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, और यहां बात करते हैं कि कंपैरिजन करेंगे छोटा सा। ठीक है, तो यहां पे अपन देखते हैं रेस्पिरेशन रेट होगी, और यहां अपन देखते हैं HR हार्ट रेट। और नॉर्मल हार्ट रेट की बात करते हैं, नॉर्मल वो होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो यहां पे अगर अपन एक रेशियो की बात करते हैं कि HR रेशियो RR कितना होता है, सॉरी, तो यहां बात करते हैं चाहे कोई सी भी वैल्यू ले लो आप, लोअर और हायर। क्लियर। तो यहां अपन लेते हैं HR 60, रेशियो यहां पे कितनी है 12। तो रेशियो क्या आएगा अपने पास, डिवाइड कर देते हैं 12 से, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 5। क्लियर। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है द रेशियो ऑफ HR एंड RR इज 5:1। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि HR रेशियो RR कितना होता है 5:1। बट कभी कभी क्या होता है कि ये हमें हर चीजें याद रहती है, बहुत ही सिंपल है, ये याद रहती है, बट कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चंस RR SS HR भी पूछ सकता है, इसका उल्टा, तब क्या करोगे? तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा इसका, क्योंकि काफी जन ऐसे भी होते हैं, स्टूडेंट्स ये होते हैं कि HR RR का रेशियो 5:1 क्लियर रट लेते हैं, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो सपोज करो RR रेशियो HR आ गया, तो उस समय क्या होगा? तो दिमाग में ये रहेगा कि 5:1 ही होता है, बट वो आपका गलत हो जाएगा, यहां पे होता है 1:5। ये भी याद कर लीजिए। क्लियर। तो रेस्पिरेशन रेट रेशियो HR दैट इज 1:5। क्लियर। तो यहां तक क्लियर है आपके, क्योंकि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं ऐसे।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो रेस्पिरेशन रेट होगी अपनी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के साथ में, वो है अपना टाइडल वॉल्यूम। क्या है? टाइडल वॉल्यूम। तो एक आगे कंपैरिजन भी करेंगे रेस्पिरेशन रेट के साथ में टाइडल वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो यहां कर लेते हैं अपन टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो टाइडल वॉल्यूम अपन ने रेस्पिरेशन के अंदर एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में देखा था, इंस्पायर्ड एयर और अमाउंट ऑफ इंस्पायर्ड एयर। अमाउंट ऑफ इंस्पायर्ड एयर मींस अपन इंस्पिरेशन के समय कितनी एयर अंदर लेते हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, और कितनी बाहर निकालते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, वो भी क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम। जो नॉर्मल होता है टाइडल वॉल्यूम वो होता है 500 ml और सीसी। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी, ठीक है। तो 1 ml और 1 cc इक्वल होता है, तो 500 ml क्या होता है? आपका नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है। क्लियर होगी बात? और नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होती है? 16 to 20, सॉरी 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। यहां अपन थोड़ा सा कंपैरिजन करने में काम आएगा। ये हो गया अपने यहां पे, क्लियर। अब बात करते हैं, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो होता है 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट। अगर ये रेस्पिरेशन रेट इफ इज मोर देन 24 ब्रेथ पर मिनट हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? टैकीपनिया। क्या बोलते हैं उसको? टैकीपनिया कहते हैं। इफ respiration rate is more than 24 breaths per minute is called tachypnea. If the respiration is less than 10 breath per minute, that condition is called as bradypnea. क्या होता है? bradypnea होता है। Clear? Next we move to tidal volume. If the tidal volume is more than 500 ml, तो अगर टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट 500 ml से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो उस कंडीशन के अंदर अपना लंग्स क्या करेगा? तो अगर टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है तो रेस्पिरेशन क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? तो यहां पे क्या होगा कि रेस्पिरेशन रेट बहुत तेज हो जाएगा, मतलब कि बहुत डीप सांस लेनी पड़ेगी। उसे अपन क्या बोलते हैं? डीप रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं उसको? डीप रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है प्रेगनेंसी में। किसमें? प्रेगनेंसी। कितना? 650 ml आपका क्या हो जाता है? टाइडल वॉल्यूम हो जाता है। 650 ml से भी ज्यादा टाइडल वॉल्यूम हो जाता है। अगर बढ़ जाता है टाइडल वॉल्यूम तो हमें डीप सांस लेनी पड़ेगी, रेस्पिरेशन बहुत डीप करना पड़ेगा, उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हो गया, तो इसे डीप रेस्पिरेशन कहते हैं। इफ द वॉल्यूम इज, टाइडल वॉल्यूम इज लेस देन 500 ml, तो इन दैट कंडीशन व्हाट विल बी देयर? दैट विल बी शैलो रेस्पिरेशन। क्या होता है? शैलो रेस्पिरेशन कहते हैं अगर 500 ml से कम हो जाता है क्या? टाइडल वॉल्यूम। क्लियर? दिस इज देयर। अब बात करते हैं हम यहां पे कि यहां पे एक दो वर्ड और आएंगे जो क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो यहां बात करते हैं, दो वर्ड जो है, एक वर्ड यूज होगा अपने रेस्पिरेशन के लिए और एक वर्ड यूज होगा आपका टाइडल वॉल्यूम के लिए। क्लियर? अब वो दो वर्ड क्या है वो अपन देखते हैं कि यहां बात करते हैं, दो वर्ड, एक है पॉलिपनिया,
एक है हाइपरएपनिया। क्लियर, ये दो वर्ड है। जो पॉलिपनिया है वो कंडीशन क्या होती है, जो ये अपना ये टैकीकार्डिया है, इंक्रीज और बर्थ ब्रीथ 24 से अबव हो जाती है रेस्पिरेशन रेट, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पॉलिपनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिपनिया। ठीक है, और क्वालिटी बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को, जो डीप रेस्पिरेशन होता है, इसे हम कहते हैं हाइपरएपनिया। क्या कहते हैं इसको, हाइपरएपनिया। क्लियर, तो ये दो वर्ड हैं। तो हाइपरएपनिया का मतलब क्वालिटी के अंदर है, और जो पॉलिपनिया है ये नंबर्स के अंदर क्या होता है, यूज किया जाता है। क्योंकि यहां पे क्या होता है, ब्रीथ्स बढ़ रही है। पॉली का और मोनो का मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है, वन, और पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। इन नंबर्स के अंदर अगर इंक्रीज होते हैं तो उससे अपन क्या बोलते हैं, पॉलिपनिया। और टैकीपनिया को अपन पॉलिपनिया भी कहते हैं, और डीप रेस्पिरेशन को अपन क्या कहते हैं, हाइपरएपनिया भी कहते हैं। क्लियर, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि हाइपरएपनिया का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन आता है हाइपरएपनिया मींस टाइडल वॉल्यूम मोर देन 500 ml, वहां पे आपको डीप रेस्पिरेशन नहीं दिया होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हाइपरएपनिया इज राइट आंसर। ओके, तो द सेम कंडीशन फॉलोइंग हियर आल्सो, पॉलिपनिया। टैकीपनिया की जगह आपको पॉलिपनिया दे दिया जाता है, उस समय अगर आपसे पूछा जाता है कि उसके अंदर रेस्पिरेशन रेट क्या रहेगी, तो वो क्या रहेगी, मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट, दैट इज respiration rate. So I think that is clear for you. If you cleared this one, means you have to like the video. Next we move to the how the respiration is regulated. Clear? अब बात करते हैं next कि रेगुलेशन कैसे होता है रेस्पिरेशन का। तो आपको पता है कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो जितने भी बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं रेगुलेशन। सॉरी, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर अपने पास जो रेगुलेट होता है वो होता है, फर्स्ट जो होता है वो होता है MO, मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। दूसरा जो होता है वो होता है आपका एक और सिस्टम जिसे हम बोलते हैं पॉन्स। तो अपने जो रेस्पिरेशन होता है उसको मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा और पॉन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्लियर, अगर ये पॉन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है सेंटर, तो उसके अंदर एक सेंटर होता है, उसे बोलते हैं अपन पोंटाइन सेंटर। क्या कहते हैं उसको, पोंटाइन। और जो मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर होता है वो होता है मेडुलरी रेस्पिरेशन सेंटर। मेडुलरी रेस्पिरेशन सेंटर। और जो पॉन्स के अंदर है, इसके अंदर दो रेस्पिरेशन सेंटर्स होते हैं, एक होता है एपनिस्टिक सेंटर, एक होता है न्यूमोटैक्सिक। ये क्या है, न्यूमोटैक्सिक। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एक होता है एपनिस्टिक। क्या होता है, एपनिस्टिक सेंटर। तो मेनली अगर बात करते हैं तो जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, तो इस मेडुला ऑब्लांगेटा के जितने भी वाइटल साइंस होते हैं वो सारे के सारे किससे होते हैं, मेडुलरी और मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, एक्सेप्ट टेम्परेचर। तो वाइटल ऑर्गन, वाइटल साइन, मोस्टली जितने भी सेंटर्स हैं सारे मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। और इसके अंदर वाइटल साइंस के अंदर आपका रेस्पिरेशन ले लो, ब्लड प्रेशर ले लो, पल्स ले लो, सारे के सारे किसके द्वारा होते हैं, मेडुलरी
मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। जो टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्नीजिंग के हैं, वोमिटिंग का है, रिफ्लेक्सेस के हैं, ठीक है, कफिंग है, वो सारे के सारे सेंटर्स मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन अगर आता है कि रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाय, प्राइमरीली इज रेगुलेटेड बाय द मेडुला ऑब्लांगेटा एंड असिस्टेड बाय पोन्स पोंटाइन सेंटर के द्वारा। अगर ऑप्शन के अंदर आता है कि मेडुलरी रेस्पिरेशन सेंटर, मींस क्वेश्चन क्या है आपका, रेस्पिरेशन रेगुलेटेड बाय, ऑप्शन है आपके मेडुलरी रेस्पिरेशन सेंटर, पॉन्स सेरिब्रम, डी है आपके हाइपोथैलेमस। तो यहां पे क्वेश्चंस जो ये है कि रेस्पिरेशन किसके द्वारा रेगुलेट होता है, तो यहां पे अगर ऑप्शन में मेडुलरी रेस्पिरेशन सेंटर है तो ये आपका राइट होगा। क्लियर, क्योंकि ये आपका क्या है, प्राइमरी सेंटर है। ठीक है, अगर ऑप्शन के अंदर मेडुलरी रेस्पिरेशन सेंटर नहीं है और वहां पे मेडुला ऑब्लांगेटा है तो क्या होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा राइट होगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हमें मेडुलरी रेस्पिरेशन सेंटर के ऊपर टिक करना है, क्योंकि इसके पास बहुत से सेंटर्स हैं रेगुलेट करने के लिए, तो हर एक के अंदर अलग अलग होते हैं। तो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर है जो क्या करता है, आपके रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, और ये सब क्या है, असिस्टेड है, इसके साथ में ये असिस्ट होता है, और ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को कंट्रोल करने के लिए न्यूमोटैक्सिक और एपनेटिक सेंटर यूज किए जाते हैं जो असिस्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द respiration rate, tidal volume, and how to regulate the respiration. Clear? I hope you cleared your doubt and give a valuable time to watch the video. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much.